Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आप यहाँ पे हैं AFNS 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, क्या आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? आपकी सेहत ठीक है? आपके मिजाज अच्छे हैं? आपके मोरल्स हाई हैं? इफ यस देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास। मेरी क्लास देखने के लिए ना बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। आप अगर मुझे लाइव देख रहे हैं फिर भी आपको हिम्मत की जरूरत है। अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं फिर भी आपको हिम्मत की जरूरत है। और अगर आप मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फिर भी हिम्मत की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको जो क्लासेस देता हूं ये व्हाट्सएप पे 4-5 मैसेज करके नहीं देता। मैं जो क्लासेस देता हूं ये आपको पीडीएफ सेंड करके नहीं देता। मैं ऑनलाइन लाइव आके आप लोगों को क्लास देता हूं। 5-7 मिनट की नहीं, 40-40 मिनट की क्लास होगी। और हम इसको डिस्कस करते हैं कि अपने 7 days में हमारी क्लासेस कितनी होंगी। बट आई वॉन्ट यू टू प्लीज रिसाइट वन टाइम द्रूद पाक विद मी। ओके, सबसे पहले हम एक दफा द्रूद पाक रीड करेंगे एंड देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेटा, AFNS 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस, इसमें जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दीज आर समथिंग लाइक 12 लेक्चर्स इन 7 days। एंड आई होप कि ये जो 7 days होंगे और इनमें मैं जो आपको 12 लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, आप किसी पेड कोर्स में चले जाओ, यो 1,000 में, 2,000 में, 3,000 में, लोग 4,000 में पेड कोर्स करवा रहे हैं। अगर वो आपको इससे ज्यादा पढ़ाएं तो मुझे आके पूछ लेना, मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मींस लोगों का जो पेड कोर्स है वो मैं आपको फ्री में कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं। लोगों का जो पेड कोर्स है वो मैं फ्री में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब ये आपकी मर्जी है कि फ्री समझ के छोड़ना है या इसको पढ़ना है। ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। दीज आर द कंटेंट्स जो मैं आप लोगों को बेटा पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग द सेशन। इसमें हमारा जो पहला है लेक्चर नंबर 0, डे 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 7 days तक के ये लेक्चर्स हैं। हमने इनको प्रॉपरली अरेंज किया है। और अगर आप इन लेक्चर्स को बाद में भी देखेंगे, लाइक ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी लेक्चर्स मिलेंगे देखने को। इसमें लेक्चर नंबर 0 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एएफएनएस वैकेंसीज कब अनाउंस होंगी। लेक्चर नंबर 1 में हम सिलेक्शन प्रोसीजर एंड इट इज एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, लाइक पेपर पैटर्न्स ईटीसी। Lecture number 2 is about verbal, 3 is about verbal, 4 is about verbal, 5 is about verbal। हम इसमें 20 types of verbal intelligence test डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर आई थिंक सो 6 is about non-verbal, 7 is about non-verbal, 5 is about English academic test preparation और हर चीज समझाऊंगा। एंड लेक्चर नंबर 9 is also about biology test preparation academic. Lecture number 10 is about chemistry. Lecture number 11 is about academic. And lecture number 12 is about personality test। और ये कंटेंट्स आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 0 फॉर डे 1। हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं अभी। बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली लेक्चर नंबर 0 है और डे 1 है हमारा। ये तो आप सबको पता होगा, डे 1 है हमारा आज। क्यों भाई, ये आप सबको पता है ना कि आज हमारा डे 1 है।
सबसे पहले तो मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं क्या आप एक्साइटेड हैं इस कोर्स के लिए या नहीं। सबसे पहले मैं ये कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि आप इस कोर्स के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। इफ यस, देन मैं स्टार्ट कर देता हूं। ओके, सो डे वन में बेटा हमारा लेक्चर नंबर 0 है। इसे आप कह लें कि ओरिएंटेशन क्लास है ये इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एएफएनएस वैकेंसीज के वैकेंसीज कब आएंगी। फिर हम इसमें कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्री कोर्सेज एंड द पेड कोर्सेज। इसमें एक आध लाइन आपके सर के लिए होगी कि इंस्ट्रक्टर क्या है, और हमारी एकेडमी का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हमारी सिलेक्शन और हमारी पासिंग रेशो के बारे में हम पढ़ेंगे। सही है, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 0 होगा। So first of all, Assalamu alaikum, dear future AFNS officers. Today we are going to discuss about the AFNS vacancies. Our topic number 1 is AFNS vacancies. When are they announced? हमारी जो बेटा AFNS की वैकेंसीज हैं ये कब अनाउंस होंगी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर कैंडिडेट तकरीबन ये पूछ रही होती है कि सर एएफएनएस की वैकेंसीज कब अनाउंस होंगी। तो इसका आसान सा और सिंपल सा एक ही जवाब होता है कि बेटा हर साल जून और जुलाई में वैकेंसीज आती हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को भी जून एंड जुलाई में वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो अगस्त और सितंबर में कंडक्ट होगा। मैं आपको इसका प्रॉपर एक पैटर्न बता देता हूं। जून में फर्ज करो वैकेंसीज आई, अगस्त में आपके टेस्ट होंगे, अगस्त में आपके टेस्ट होंगे, ठीक हो गया। अगस्त से सितंबर, दिसंबर में आपको इंटरव्यू की कॉल्स आएंगी, और जनवरी में आपके इंटरव्यूज होंगे। फरवरी तक आपके मेडिकल्स और इंटरव्यूज चलेंगे। फरवरी एंड मार्च में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है। डेट वाइज अगर आप जानना चाहो कि डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आगे भी हम पढ़ते हैं डेट्स के बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। एएफएनएस की वैकेंसीज अनाउंस होंगी जून जुलाई में। रजिस्ट्रेशन जब ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आएगी देन आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी। इनिशियल टेस्ट आपका अगस्त सितंबर में होगा। मेडिकल एंड फर्दर सिलेक्शन आपकी इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद होगी। फाइनल मेरिट आपका फरवरी में बनेगा। सो ये डेट वाइज आपको कंफर्म होना चाहिए। अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रही होती हैं, ये सोच रही होती हैं सर जी हम वैकेंसीज आएंगे तो पढ़ना स्टार्ट करेंगी। बेटा जब हम आपको बता रहे हैं क्या हम वैकेंसीज अनाउंस होंगी, जब हम आपको ये चीज कंफर्म करके दे रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी वैकेंसीज जून जुलाई में आएंगी, तो आप लोगों को सोचना क्यों? आप लोग सोचते बहुत हो, और यही चीजें सोचते हुए आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो, जो कि आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आपको ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दीज टाइप्स ऑफ चीप थिंग्स जो आपके दिमाग को भी खराब करें और आपको भी खराब करें। ओके, टॉपिक नंबर 2, फ्री कोर्स कम्युनिटी बाय एजू स्मार्ट। ये हमारा बेटा फ्री कोर्स है। 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस जो कि हमने एएफएनएस के लिए अरेंज की है। ये स्पेशल फॉर एएफएनएस। अगर और आर्मी नेवी एयरफोर्स के और पर्सन भी इससे फायदा उठाना चाहें तो इंटेलिजेंस से फायदा उठा सकते हैं, बट एकेडमिक इसका टोटली डिफरेंट है, पर्सनैलिटी टेस्ट डिफरेंट है, और ये स्पेशली डिजाइंड है फॉर एफएनएस। ठीक है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। फ्री कोर्स की डिटेल ये है कि ये 1 जून से स्टार्ट होना था, आज 1 है, ये 2 है, आई थिंक सो 2 जून है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कोर्स ज्वाइन करने के फायदे तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं आप लोगों को इसके फवायद बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और एफएनएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेक्चर्स काफी। ठीक है, बेसिक गाइडेंस लेना चाहते हैं वो यहां से ले सकते हैं, या वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि ज्वाइन तो हमारा पेड कोर्स करना चाहते हैं लेकिन वो जस्ट गाइडेंस के लिए या इस
इसलिए कि हमारा पढ़ाने का मेथड कैसा है वो देखना चाहते हैं, वो भी जो है ना वो इस कोर्स को ले सकते हैं एज ए डेमो क्लास। ठीक है, और अपडेट्स वगैरह तो यहाँ पे मिलेंगी। तो ये हमारा फ्री कोर्स जिस चीजों के लिए सुटेबल है वो ऑब्वियसली ये चीज। टॉपिक नंबर 3 है हमारे पेड कोर्सेज भी हैं बेटा एजू स्मार्ट एकेडमी के। और अभी हमारे दो पेड कोर्स चल रहे हैं, वन इज एफएनएस कंप्लीट कोर्स, सेकंड वन इज एफएनएस क्विक कोर्स। अगर मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस भी दिखाता हूं, लेकिन जो हमारा एफएनएस कंप्लीट कोर्स है बेटा, इसमें 100+ लेक्चर्स हैं, इसमें 60+ मॉक एग्जाम्स आपके लिए जाएंगे इंशाल्लाह, 30 असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी। एकेडमिक टेस्ट में इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हर चीज को इंशाल्लाह हम वन बाय वन चीजों को कवर करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 22 टाइप्स यहाँ पे लिखी गई हैं, बट देर आर 26 टाइप्स जिनको हम कवर करेंगे। नॉन वर्बल की 9 टाइप्स को हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे, और आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, आपके वो जो है असाइनमेंट भी इसकी देंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट इंशाल्लाह आपको 5 लेक्चर्स में कवर करवाया जाएगा, और अच्छे लेक्चर्स, हर एक चीज पूरी प्रॉपर होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हाट्सएप पे मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिप फाइल की शक्ल में, और ऑनलाइन लेक्चर्स और लाइव सेशन जो हैं वो जूम पे होंगे। जैसे आप अभी फ्री क्लास ले रहे हो वैसे ही ये जूम पे लाइव लेक्चर्स भी हमारे होंगे। इसी तरह कंप्लीट कोर्स में हमारी एक प्रीमियम बुक होती है जिसे हम ई बुक कहते हैं, वो उससे हम एकेडमिक पढ़ेंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यूज भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा एक हमारी ग्रैंड टेस्ट सीरीज होती है, इसमें 10 टेस्ट होते हैं, ये भी कंप्लीट कोर्स में शामिल है। अगर ये ग्रैंड टेस्ट सीरीज ऐसे ही देनी हो तो 1500 तो अकेली इसकी फी है, लेकिन कंप्लीट कोर्स में ये ग्रैंड टेस्ट सीरीज भी शामिल है। यस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यू देना हो तो 500 इसकी फी है, बट हमने इसको भी कंप्लीट कोर्स में इस पूरे पैकेज में रख लिया है। सो ये हमारा है कंप्लीट कोर्स। इसके बाद हमारा बेटा जो कंप्लीट कोर्स की रेगुलर फी तो 9,000 है, बट डिस्काउंटेड फी जो है ना वो 8,400 है। यू मे कैन ज्वाइन आफ्टर पेइंग दिस फी। ओके, आफ्टर दिस आपको एफएनएस क्विक कोर्स मिलता है। एफएनएस क्विक कोर्स इसलिए अरेंज किया गया है क्योंकि इसमें सिर्फ 40 लेक्चर्स होते हैं, और 40 लेक्चर्स में हम स्मार्ट स्टडी करवाते हैं। All those candidates who wants to join this course for the smart preparation or smart study वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 40 लेक्चर्स हैं, 10 असाइनमेंट्स हैं, 30 मॉक टेस्ट इसमें शामिल हैं, चीजें हर एक कवर करवाई जाएंगी। फर्क ये होगा कि इसमें ई बुक नहीं होती, इसमें मॉक इंटरव्यू शामिल नहीं है, इसमें ग्रैंड टेस्ट सीरीज शामिल नहीं है, इसमें बेसिक टेस्ट शामिल है। ठीक है, बाकी हर चीज की कवरेज इसमें भी करवाई जाती। क्विक कोर्स की फी वैसे तो 3200 है, बट डिस्काउंटेड फीस की भी 2940 रुपीज है। अगर हम इनका बेसिक बेटा डिफरेंस देखें, तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है कंप्लीट कोर्स में और क्विक कोर्स में, दैट कंप्लीट कोर्स उस उन कैंडिडेट्स के लिए बेटर है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो फुल प्रिपरेशन चाहते हैं, डीप प्रिपरेशन। और क्विक कोर्स उन कैंडिडेट्स के लिए बेटर है जो स्मार्ट स्टडी चाहते हैं। इसमें 100+ लेक्चर्स हैं, इसमें 40 लेक्चर्स हैं। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 60+ मॉक टेस्ट है, इसमें 30+ मॉक टेस्ट। असाइनमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 30 असाइनमेंट है, यहाँ पे 10 असाइनमेंट। एकेडमिक सब्जेक्ट्स इसमें भी सारे के सारे पढ़ाए जाते हैं, इसमें भी सारे के सारे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी होती है और यहाँ पे एज सच डिटेल्ड स्टडी नहीं होती। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तमाम टाइप्स के प्रैक्टिस टेस्ट, सिंगल सिंगल टेस्ट भी लिए जाते हैं और मिक्स्ड टाइप्स के भी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इसमें भी सारी सारी टाइप्स पढ़ाई जाती हैं और मिक्स्ड प्रैक्टिस टेस्ट लिए जाते हैं। इसी तरह नॉन वर्बल की 9 टाइप्स हैं, वो सारी की सारी आपसे सिंगल सिंगल टेस्ट भी कंप्लीट में लिए जाते हैं और मिक्स्ड टेस्ट भी लिए जाते हैं। यहाँ पे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सारी टाइप्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको जो टेस्ट हैं वो 3 लिए जाते हैं जो कि मिक्स्ड हैं। अच्छा जी, पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड। रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों में मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स दोनों में जूम पे होते हैं।
अपडेटेड स्पेशल जो प्रीमियम ई बुक है वो जस्ट कंप्लीट कोर्स में इसमें नहीं है। इंटरव्यू प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है मॉक इंटरव्यू के साथ। इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो शामिल है लेकिन मॉक इंटरव्यू शामिल नहीं है। ग्रैंड टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है। प्रिपरेशन लेवल बेसिक टू एडवांस है और ये क्विक रिवीजन सेशन होता है, क्विक वाला जो सिलेक्शन दोनों में से होती है, ये याद रखें। रेगुलर फीस की 9,000 है, इसकी 3200 है, इसकी डिस्काउंटेड फी 8400, इसकी 2940। आपको जो भी कोर्स करना है बेटा, ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। आप इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें अपडेट्स वगैरह मिलती हैं। और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 0306689220। इस पे कांटेक्ट करके आप अपनी फी वगैरह पे करके कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए चीजें। अब आ जाते हैं जी, टॉपिक नंबर 4 है अबाउट द इंस्ट्रक्टर एंड एजू स्मार्ट अकेडमी। बेटा सबसे पहले एक चीज याद रखो, आप किसी भी एकेडमी में जाओ, आप किसी भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे पूछें दैट हु आर यू टू टीच अस। सबसे पहले उनसे ये पूछें दैट हु आर यू टू टीच अस, आप होते कौन हैं हमें पढ़ाने वाले। लाइक आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप हो, आप कौन हो, ये पूछना चाहिए आप। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। माय नेम इज मोहम्मद फैजान और मैं बेसिकली बेटा शकरगढ़ से हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मेरा ताल्लुक रह चुका है। 2020 से मैं जो स्मार्ट चैनल पे एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और 2020 से ही एएफएनएस की वैकेंसीज जो भी अनाउंस हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन वैकेंसीज को एंटरटेन कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रहा हूँ और आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ फॉर द डिफरेंट वैकेंसीज अदर देन एएफएनएस आल्सो, बट मेनली फॉर एएफएनएस, क्योंकि हम अभी एएफएनएस को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2020 से अभी तक मैं एएफएनएस को डिफरेंट बैचेस को पढ़ा चुका हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 350 प्लस कैंडिडेट्स हमारी अभी डिफरेंट सीएमएचएस में हैं जो एएफएनएस में सर्व कर रहे हैं। आपके करीब अगर कोई सीएमएच है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं किसी भी इंस्ट्रक्टर को जांचने। मैं कह रहा हूं 350 प्लस कैंडिडेट्स मेरी डिफरेंट सीएमएचएस में हैं। आपके करीब अगर कोई सीएमएच है, आप उस सीएमएच में जाएं एंड आफ्टर दैट वहां पे जाके पूछें जो एएफएनएस नर्सेज हैं आपने कहाँ से तैयारी की थी। आपको एजू स्मार्ट का नाम जरूर नजर आए, सुनने को जरूर मिले। हर किसी भी सीएमएच में चले जाएं जहां पे एएफएनएस नर्सेज होती हैं, तो इससे आप देख सकती हैं कि हमारी कैंडिडेट्स उस सीएमएच में हैं या नहीं। ये मैंने आसान सा आपको तरीका बता दिया, ठीक है। और मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स में रह चुका हूँ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे मेडिकल के इश्यूज हो गए थे। यस, मैंने 70 डेज की ट्रेनिंग की हुई है और आफ्टर दैट मुझे मेडिकल के इश्यूज हुए थे एंड आई गॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग। मैंने आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया। ओके ओके, सो अगर हम अभी एकेडमी की परफॉर्मेंस की बात करें बेटा, तो एजू स्मार्ट एकेडमी का रिकॉर्ड ये है कि हमारी जो पासिंग रेशियो है वो 92% है। यानी अगर 100 लड़कियां टेस्ट देने जाती हैं तो हमारी 92 लड़कियां टेस्ट पास करती हैं, 8 लड़कियां तकरीबन टेस्ट फेल करती। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरी 100% पासिंग रेशियो है, क्योंकि मेरी लड़कियां फेल भी होती हैं। 8 लड़कियां 100 में से फेल होती हैं, 92 लड़कियां पास होती हैं जिन्होंने मेहनत की। और उन 92 लड़कियों में से अगर हम बात करें तो हमारी सिलेक्शन रेशियो 18 है। यानी तकरीबन 14 लड़कियां हमारी सिलेक्ट होती हैं 92 में से। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं। ये मेरी सिलेक्शन रेशियो है 18%, ये पासिंग रेशियो।
आपको पासिंग रेशियो और सिलेक्शन रेशियो का डिफरेंस पता चल गया। पासिंग रेशियो बेटा कहते हैं इनिशियल टेस्ट को पास करना, सिलेक्शन रेशियो कहते हैं फाइनल इंटरव्यू पास करके ज्वाइनिंग लेटर लेना। सो मेरा जो पासिंग रेशियो है वो 92% है, हमारी एकेडमी है जो स्मार्ट का, और जो सिलेक्शन रेशियो है वो 18% है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ये हमारी पासिंग प्लस सिलेक्शन रेशियो है। मैं इससे जायद इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरी इससे जायद लड़कियां सिलेक्ट होती नहीं। एंड अगर आप किसी भी एकेडमी में चले जाओगे वो सिलेक्शन रेशियो नहीं बताएंगे। सिलेक्शन रेशियो मैक्सिमम 4 या 5% होती है, मेरी भी दूसरे कोर्सेज के लिए इतनी ही है, लेकिन फॉर द एएफएनएस हमारी सिलेक्शन रेशियो 18% है, जो कि मोर देन एनफ है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर इससे जायद आपको पासिंग या सिलेक्शन रेशियो कहीं पे मिले तो आप उनको ज्वाइन कर लो, आंखें बंद करके नहीं, सोच समझ के। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 0 था जो हमने बेटा डिस्कस किया, जिसमें हमने कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जिनका आपके प्रेपरेशन से शायद आपको लग रहा हो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूरी होता है ताकि आप लोगों को पता चले कि बेटा जो पर्सन आप लोगों को पढ़ा रहा है वो कितने पानी में है। क्योंकि अगर एक ऐसा पर्सन है जो खुद, जिसने कभी आर्मी में टेस्ट नहीं दिया, खुद में भी वो एमबीबीएस कर रहा हो, नो डाउट कि वो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा हो, कंपिटिटिव इंसान हो, बीएस फिजिक्स कर रहा हो, हिस्ट्री में कर रहा हो, लिटरेचर में कर रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, बट अगर एक ऐसा पर्सन आपको गाइड करेगा जिसका आर्मी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी भी, तो वो आपको कैसे प्रॉपरली गाइड करेगा, ये इशू होता है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली बी वेयर ऑफ द ब्लैक शीप्स। ये जो झूठे हैं इंसान, इनसे बचना। कुछ यूट्यूबर्स हैं फ्रॉड भी करते हैं, तो उनसे आपने बच के रहना है, ठीक है। वैकेंसीज पिछले साल जुलाई अगस्त में आई थी, इस साल मुझे उम्मीद है कि जून के लास्ट में आएंगी या जुलाई के स्टार्ट में आ जाएंगी वैकेंसीज। सो देखते हैं, जब भी आएंगी आप लोगों की प्रेपरेशन कंप्लीट हो। सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 0। लेक्चर नंबर 1 में बेटा अब हम जो आने वाला है लेक्चर, उसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट थिंग्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज, सिलेक्शन प्रोसेस और पेपर पैटर्न, ठीक है, आपका जो टेस्ट पैटर्न। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं आप लोगों का माइक ओपन कर देता हूं, यू मे कैन आस्क अबाउट 2 days लेक्चर। आज का जो लेक्चर हुआ है इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ। माइक ओपन ही है आपका, यू मे कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, आई एम हेयर फॉर। इफ एनी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सो कोई नहीं है, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो अगर आपने बोलना नहीं है तो। सर एकेडमिक की बड़ी टेंशन है। हाँ जी, मुझे भी बड़ी टेंशन है। एकेडमिक बेटा जब टेंशन लोगे तो हल नहीं होगा, मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो आप में से किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर एकेडमिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्बल? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एकेडमिक कब स्टार्ट होगा? मैंने आपको बताया नहीं आपके 7 days के लेक्चर्स में कि कब स्टार्ट होगा। सर काइंडली एकेडमिक का पेड कोर्स करवा दें। चल रहा है बेटा पेड कोर्स। सर क्या क्विक कोर्स लेने से टेस्ट हल हो सकता है? बिल्कुल हल हो सकता है बेटा। सर सिलेक्शन रेशियो कम क्यों होती है? बेटा उनको वैकेंसीज फर्ज करो 500 है तो उन्होंने 500 ही लेनी है ना। अब 500 लड़कियां फर्ज करो मेरे पास ही पढ़ रही हैं तो वो 500 मेरी रख लें, उन्होंने कंपिटिटिव रखनी होती है, ठीक है। आपके लिए एक सीट काफी है,
तो आप उस अपनी सीट के लिए मेहनत करो। सर सारा सिलेबस रीड आउट करना जरूरी होता है? आपको किसने बोला कि इसका सिलेबस होता है? बाकी बुक्स आपको सारी की सारी रीड आउट करनी पड़ती है। सर कंप्लीट कोर्स की फी इंस्टॉलमेंट में नहीं है। यस यू मे कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स। आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं बस। सर अगर किसी के पास मैट्रिक की रियल मार्कशीट ना हो तो कॉपी चल जाएगी, कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होती, आपको बोर्ड से डुप्लीकेट लेना। सर लास्ट टाइम वर्बल और नॉन वर्बल पास हो गया था, एकेडमिक की समझ नहीं आई थी। पढ़ो, मेहनत करो। और वर्बल नॉन वर्बल आपने जस्ट पास किया था, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये जो आप पास का वर्ड यूज करते हो ना, यही वबाल है आप लोग। ये आपको सिलेक्ट नहीं होने देता, पास का ना बोला, सिलेक्शन। जब आप जस्ट पास बोलोगे, पास करना है, पास करना है, पास करना है, तो आप 60% नंबरों के साथ पास तो कर लोगे, बट वेयर इज मेरिट? मेरिट पे कहां पे आओगे? मेरिट पे तो नहीं आओगे। सर एकेडमिक एमसीक्यूज वो होते हैं जो कभी देखे भी नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं। एकेडमिक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल होता है, लेकिन एज सच आप ये ना बोलें कि आपने बिल्कुल देखे ही नहीं होते। सर एफएससी के इम्प्रूवमेंट एग्जाम अभी दिए हैं तो होप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यस, ले लो। सर नर्सिंग के एमसीक्यूज आए थे लास्ट टाइम जो नहीं आते थे। इस नर्सिंग के एमसीक्यूज हमने एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट ऐड कर दिया अपनी प्रीमियम बुक में। और नर्सिंग एक्सक्यूज मी सर। एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये कभी कभी बैड लक हो जाती है। सर सर ए हमारी जी बेटा। सर मैं कह रही थी कि हमारी ये लाइव क्लासेस की टाइमिंग 8 बजे ही रहेगी। एक बिल्कुल शाम को नहीं हो सकती? 8 बजे रहेगी शाम में बेटा, मेरे और सेशंस। कैसे? और सर ये रिकॉर्डेड आप कहीं पे रखेंगे, क्योंकि सुबह ये यूनिवर्सिटी भी बेटा, जाना होता है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको टिकटॉक पे भी मिलेगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे जो हमारा कोर्स आपने इनरोल किया होगा, या आप उसको इनरोल कर ले, वहां पे भी आपको मिलेगा। ओके सर। सर और आपने कहा था ना कि जो बच्चे वेबसाइट पे एनरोल करेंगे सिर्फ वही वो जो आप मॉक टेस्ट मॉक लेंगे टेस्ट दे वही ले सकेंगे। सकेंगे, बिल्कुल। और वो वेबसाइट पे ही आएंगे या फिर आप ग्रुप में भेजेंगे? जो बेटा देखो, आप इन वहां पे इनरोल करोगे ना, तो मॉक टेस्ट वहां पे मैं उसके लिंक्स वगैरह दे दूंगा मॉक टेस्ट के। वो मॉक टेस्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर पे चले जाओगे, वहां पे आपका टेस्ट हो। ठीक है। सर तो अगर मैं कोई आपको बता ऐसा दूं। बच्चा हो जिसको बस अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बस गाइडेंस चाहिए हो, जैसे अभी आप हमें गाइड कर रहे हैं, तो गाइडेंस और मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है कि ये से तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई बच्चा लाइक 7 डेज फ्री क्लासेस से ही लाइक क्लियर कर जाए टेस्ट और सिलेक्ट भी हो जाए, लाइक अगर बहुत अच्छा पढ़े खुद से तो? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास हर साल की सक्सेस स्टोरीज हैं, जिसमें फ्री 7 डेज की फ्री क्लासेस लेके भी बच्चे सिलेक्ट हुए। और इस दफा 2026 का जो 7 डेज है ना, ये तो सारे 7 डेज जितने भी हुए हैं, आप देखेंगे कि उन सबको छप्पड़ फाड़ के उगाइए। पहले जितने भी हमारे हुए हैं ना, वो कोई हुआ है 6 घंटे का, कोई हुआ है 7 घंटे का। आई थिंक सो कि ये जब टोटल मैं इन लेक्चर्स को मिक्सअप करूंगा ना, 7 डेज के लेक्चर्स को, ये 10+ आवर्स का बनेगा ये कोर्स फुल। और ये बहुत बड़ा कोर्स, बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने कोर्स स्टार्ट करने से पहले कहा था कि इस कोर्स को लेने के लिए हिम्मत की जरूरत होगी। क्योंकि मेरे लेक्चर 5 7 10 मिनट के नहीं होते, मेरे लेक्चर अबव 30+ मिनट्स के होते हैं। सो हो सकता है। सर यूट्यूब वीडियो से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कितने वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है।
क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी पीडीएफ से उठा के 30-30 एमसीक्यूज पे वीडियोस बनाई जा रहा है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है। या आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ दे रहा है और कह रहा है कि एएफएनएस के लिए इन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को कर लो, वो वैलिड नहीं है। यू हैव टू रीड आउट योर ओन सिलेबस बुक, जो कि आपकी एफएससी की बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स। हिस्ट्री और करंट अफेयर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करते हैं फॉर डे 1। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रीन को शेयर करते हैं और देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। आपको बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे पहले बता दें कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके। ओके बेटा, सो आज हमारा जो है डे 1 का लेक्चर नंबर 1 है। पहले हमने लेक्चर नंबर 0 डिस्कस किया है, जिसमें हमने एकेडमी के बारे में, इंस्ट्रक्टर के बारे में और एफएनएस वैकेंसीज कब अनाउंस होंगी वो हमने चीज़ें डिस्कस की। बट नाउ हम डिस्कस करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन कौन सी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर एफएनएस। क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो तैयारी करने का क्या मकसद। सो एलिजिबिलिटी इज द मेन थिंग। आपको एलिजिबिलिटी प्रॉपरली पता होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बेटा हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं लेक्चर नंबर 1 में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर एफएनएस। एंड देन हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। टेस्ट पैटर्न मैं आप लोगों को बताऊंगा और एकेडमिक का सिलेबस मैं बताऊंगा। अच्छा, सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता, ये याद रखिएगा। एएफएनएस का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक सिलेबस बताऊंगा। आपने उसी सिलेबस को फॉलो अप अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका टेस्ट ना सिर्फ पास होगा बल्कि आप सिलेक्ट होंगे। और अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो मेन थिंग, टॉपिक नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफएनएस। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए एफएनएस का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। कुछ आके कुछ नर्सिंग कह रही होती हैं, कुछ आके कह रही होती हैं आर्मी नर्स। बेटा पूरा नाम होता है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज और ये पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रांच है। अगर इसमें आप जाना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेशनैलिटी है, आप पाकिस्तानी होने चाहिए, यानी पाकिस्तान के आप किसी सूबे या टेरिटरी से होने चाहिए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से आप होने चाहिए, या गिलगित बल्तिस्तान से, या पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल होल्डर आप होने चाहिए। सो एफएनएस में अगर आप जाना चाहते हो तो नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपका डोमिसाइल पाकिस्तान के किसी एरिया से बना होना चाहिए, या आपका डोमिसाइल आजाद कश्मीर का होना चाहिए या गिलगित बल्तिस्तान का होना चाहिए। यही रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द नेशनैलिटी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एएफएनएस की तो एएफएनएस में फीमेल कैंडिडेट्स जाती हैं, मेल कैंडिडेट्स भी एएफएनएस में जाते हैं, बट मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिपाही एज ए जाते हैं, उनका रैंक सिपाही होता है। वो नहीं होते जो आप तो जाके लेफ्टिनेंट बनते हो ना। बट एएफएनएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो सोल्जर्स आते हैं, वो भी एफएससी बेस पे ही जाते हैं, उनका नाम भी एएफएनएस ही है लेकिन वो सोल्जर होते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो क्या बनती हैं जी, लेफ्टिनेंट बनती हैं इन पाकिस्तान आर्मी। और आपकी जेंडर फीमेल होनी चाहिए। ये जिन जॉब्स की हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। ओके।
मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो बेटा जो अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, वो तो हैं ही एलिजिबल। विडोज, जिन औरतों के हस्बैंड फोत हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या कोई अपने खाविंद से अलग रहती है लड़की तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। डाइवोर्स्ड, अगर किसी की तलाक हो चुकी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्स्ड कैंडिडेट्स विदाउट इनकम्बरेंसेस, ठीक है जी, ये सारे के सारे लोग मैरिटल स्टेटस में अप्लाई कर सकते हैं एएफएनएस। इसका क्या मतलब होता है भला? इसका मतलब होता है कि औरत प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकती है। और जो ट्रेन्ड नर्सेज होती हैं वो किसी भी हालत में अप्लाई कर सकती हैं, वो मैरिड भी अप्लाई कर सकती हैं। बट फॉर द एफएससी बेस्ड नर्सिंग, यू जस्ट अनमेरिड, विंडोज, सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड विदाउट इनकम्बरेंसेस अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्री, मैट्रिक विद साइंस आपकी होनी चाहिए। आपने बायो लाजमी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 60% नंबर होने चाहिए मैट्रिक में, तो ही आप एफएनएस में अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक नंबर भी कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स ने पार्ट 2 के एग्जाम दे दिए हैं या दे रहे हैं एफएससी पार्ट 2 के, वो भी एलिजिबल हैं। एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए पास, और जो आपका कॉलेज है, कॉलेज से आप अपना एक होप सर्टिफिकेट बनवाते हो, वो दोनों आपके, उन दोनों की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो एफएनएस में और आप एलिजिबल होते हो। एक बात जो यहाँ पे लड़कियां मुझसे अक्सर पूछती हैं, सर 50% नंबरों के साथ सिलेक्शन पॉसिबल है? अगर उन्होंने एलिजिबिलिटी 50% लिखी है तो यस, सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन मैंने 70% कैंडिडेट्स, 70% नंबरों के साथ कैंडिडेट्स पास होती भी देखी हैं, सिलेक्ट होती भी देखी हैं पिछले साल, इससे कम नहीं देखी। ओके, ओके, अगर हम ट्रेंड नर्सेज की बेटा अगर हम बात करें कि उनके लिए क्या जरूरी है, तो उन्होंने बीएससी नर्सिंग पहले से की होनी चाहिए, देन वो ट्रेंड नर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाती है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होती है कि कितनी एज की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं? 17 से 25 साल आपकी एज लिमिट है जी। 3 महीने का वेवियर 17 यानी 16 साल 9 महीने, और 25 साल 3 महीने की लड़की भी इसमें अप्लाई कर सकती। इससे कम या इससे जायद उम्र की लड़की अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर आप ट्रेंड नर्सिस में अप्लाई कर रहे हो तो 18 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप अपनी एज कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे चले जाओ, वहां पे सर्च करना है एज कैलकुलेटर, आपको एज कैलकुलेटर वहां पे मिल जाएगा। अपनी एज कैलकुलेट कर लें और देख लें कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइट मेजरमेंट। यहाँ पे गर्ल्स को बड़ी प्रॉब्लम एक होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है बेटियों को? बेटियों को प्रॉब्लम ये होती है कि हाइट 5 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी, यानी 152.4 सेंटीमीटर, अगर आपकी हाइट 152.4 सेंटीमीटर से कम है तो आप फेल हो, और आप टेस्ट भी नहीं दे सकती, आप एलिजिबल नहीं हो। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, हाइट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। सो हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए, 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। एट्थ नंबर पे बेटा जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, वो है वेट रिक्वायरमेंट, कि कितना वेट रिक्वायर्ड है। वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है, ठीक है, वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है। आप गूगल पे चले जाओ, मैं देखता हूं अगर मिल जाए मुझे। आप गूगल पे जाके ना सिंपल लिखना बीएमआई, देखना भला आता कुछ नहीं, बीएमआई एजू स्मार्ट, ऐसा लिखना।
शायद हमारा कैलकुलेटर, ये देखें जी, बीएमआई हमारा सामने आ गया। ठीक है, ये हमारा बीएमआई का कैलकुलेटर सामने आ गया। या आप सिंपली लिखना ना, एजू स्मार्ट कैलकुलेटर्स, एजू स्मार्ट कैलकुलेटर्स। तो आपके सामने हमारे जितने भी कैलकुलेटर्स होंगे ना, वो आई कैलकुलेट एफएनएस मेरिट कैलकुलेटर आ गया, एजू स्मार्ट कैलकुलेटर्स ये हैं। आप जब इस पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने हमारा मेरिट कैलकुलेटर भी आ जाएगा, आपके सामने हमारा आईसाइट वाला कैलकुलेटर, कलर विजन वाला, कलर ब्लाइंडनेस वाला, सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। और आप अपनी जो है ना वो चीजें कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, सिंपली। सो ये आप देख लीजिए। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा पॉइंट है वो मेडिकल फिटनेस का है। मेडिकल फिटनेस क्या होती है, आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए मेडिकल फिटनेस कहते किसे हैं। आपकी हर चीज, लाइक आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए, वेट पूरा होना चाहिए, आईसाइट का भी अक्सर लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, आईसाइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। आपके अगर 3 या 4 पॉइंट्स तक आईसाइट वीक है लेकिन ग्लासेस के साथ आपको सही दिखता है, तो भी आप एलिजिबल होते हो। जनरल फिजिकल कंडीशन, जिसमें आपका कैरिंग एंगल ठीक होना चाहिए, फ्लैट फुट सही होना चाहिए, आपकी नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी आपके घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, आपके हथेलियों पे पसीना नहीं आना चाहिए, आपका टीथ सही होने चाहिए, आपको थ्रॉट सही होना चाहिए, आपकी नोक की हड्डी सही होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना आपकी चेक की जाती हैं, और ये जनरल फिजिकल कंडीशंस होती हैं, आपको इन सब चीजों में फिट होना चाहिए। और आगे आ जाते हैं फिर जो फाइनल मेडिकल के पॉइंट्स हैं, लाइक ब्लड प्रेशर आपका ठीक होना चाहिए, आपकी एचबी ठीक होनी चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, यूरिन टेस्ट आपके होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट आपके होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सो ये सारी चीजें जो है ना आपको देखना है, अपने इन सारी चीजों में फिट होना चाहिए। ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप एलिजिबल हो देन आप अप्लाई कर सकते हो एएफएनएस में। नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक नंबर 2 है फॉर टुडे, दैट इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एएफएनएस। एएफएनएस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बहुत सारी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन होती, और वो आधे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं, या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए नहीं होते। मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इधर बताने जा रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट ये है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या डिटेल्ड मार्कशीट। आपके पास मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, या डीएमसी जो सनद होती है वो होनी चाहिए। इन दोनों में से ओरिजिनल कोई एक चीज होनी चाहिए, अगर दोनों हो तो बेस्ट। और इसकी आपने 3 कॉपीज भी करवानी है, ओरिजिनल के साथ साथ 3 कॉपीज भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है एफएससी प्री मेडिकल, यानी एफएससी का भी ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, या डीएमसी होनी चाहिए, और उसकी 3 कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने पार्ट 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए जो कॉलेज से मिला हुआ है, और साथ में होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इन दोनों की भी 3 3 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। अब होप सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? होप सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज में जाओ, वहां पे क्लर्क को जाके बोलना मुझे आर्मी में अप्लाई करना है और होप सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको कम से कम 70% मार्क्स का होप सर्टिफिकेट बनाना है उधर से, बस। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है सीएनआईसी या बे फॉर्म। अगर आपकी एज 17 साल है या उससे 17 साल है तो बे फॉर्म चल जाएगा, लेकिन आपकी एज अगर 18 साल से ज्यादा हो चुकी है तो फिर आपको सीएनआईसी बनवाना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़ेगा, इंग्लिश में जो होता है स्मार्ट कार्ड, नादरा से ये बनेगा। ठीक है।
और इसकी भी आपके पास 3 कॉपीज होनी चाहिए। 5वें नंबर पे है फादर या गार्डियन का सीएनआईसी। जो भी आपके गार्डियन हैं, आपके फादर है, मदर है, भाई है, जो भी गार्डियन है, उसकी सीएनआईसी की भी आपके पास 3 कॉपीज होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल आ जाता है। बहुत सारी कैंडिडेट्स कहती हैं सर डोमिसाइल जरूरी होता है। यस, बहुत जरूरी होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल आप कचहरी में कहीं पे बन जाता है, पासपोर्ट ऑफिस के पास कहीं पे बन जाता है। सो आप अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से देख लें, डोमिसाइल बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए और कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कम से कम 3 चाहिए होती हैं। आप किसी भी फोटो स्टेट पे चले जाएं और उनसे कहें कि मेरी फोटोज बनवा दें, तो जितने की 4 बनती हैं ना कॉपीज, उतने की ही 8 बनती हैं तस्वीरें। आप अपनी 8 तस्वीरें बनवा लें ब्लू बैकग्राउंड के साथ। हिजाब नहीं करना, नकाब नहीं कर, हिजाब कर सकते हो, निकाब नहीं करना। आपका इतना इतना मुंह, आपकी इतनी इतनी टिकिया जो है वो नजर आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये फोटोकॉपीज अटेस्टेशन का मैं बता देता हूँ बात। आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आप अप्लाई करोगे ना, तो तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगी। वो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ में एक फी का चलान होता है 300 रुपए का, वो आपने नेशनल बैंक में जमा करवाना होता है, तो वो चलान भी आपके पास होना चाहिए। ट्रेंड नर्सिस के लिए डिप्लोमा डिग्री और एनओसी वगैरह, ये ट्रेंड नर्सिस के लिए आपके लिए 10 डॉक्यूमेंट हैं ऊपर ऊपर जो मैंने आपको बताया। अब फोटो कॉपीज अटेस्टेड का क्या मतलब है? ये आपने जितनी भी कॉपीज करवाई है ना, 3 3 कॉपीज या 4 4 या 5 5 कॉपीज जितनी भी करवाई है, आपने किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर के पास चले जाना है। 17 ग्रेड के ऑफिसर का क्या मतलब है? वो ऑफिसर, आप हाई स्कूल में चले जाएं, आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएं, आप किसी बैंक में चले जाएं, आप किसी कचहरी में जज के पास चले जाएं, जरी ऑफिसर के पास चले जाएं, जो 17वें ग्रेड का अफसर हो। तकरीबन ये सारे 17वें ग्रेड के अफसर होते हैं। आपने उनसे जाके कहना हमारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कर दें, वो आपको टेस्ट कर देंगे। कॉपीज टेस्ट होती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट नहीं करवाते। ठीक है। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। फी चलान बेटा क्या है? ये पिछले साल हुआ था और इस साल भी होगा ऑब्वियसली। आपकी जब रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलती है ना, आपकी ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलती है, उसके साथ ही एक फी चलान का एक फॉर्म होता है। वो फी चलान आपने नेशनल बैंक में जमा करवाना होता है। 300 रुपए का होता है ये फी चलान। और उसकी एक कॉपी बैंक रख लेता है, एक कॉपी स्टूडेंट के पास होती है, एक कॉपी जो है वो आपने उधर जमा करवानी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये होता है फी चलान। ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं, वो जो पोस्टल ऑर्डर होता है, वो आपको इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद चाहिए होता है। या एक डॉक्यूमेंट है जो नौदरा से बनता है फैमिली रजिस्ट्रेशन का, वो भी आपको इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद बनवाना होता है, पहले नहीं। ठीक है, पहले नहीं खर्चल होगा। सो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एफएनएस। टॉपिक 3, मेन टॉपिक आज का, कंप्लीट एएफएनएस का सिलेक्शन प्रोसीजर। मैं आपको पहले इसके स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप 1 होता है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। स्टेप 2 होता है आपका इनिशियल टेस्ट जो कि कंप्यूटर पे होता है। फिर आपका इनिशियल मेडिकल होता है। फिर आपकी बायोडाटा फॉर्म फिल होता है। फिर आपकी शॉर्ट लिस्ट लगती है जिसकी बेस पे आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। एंड स्टेप नंबर 9 इज योर ज्वाइनिंग लेटर। एंड आफ्टर द ज्वाइनिंग लेटर आप बन जाते हो ल्यूटिनेंट, एलटीआ बन जाते हो। ठीक है जी। ये 9 स्टेप्स हैं आपकी सिलेक्शन। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। ओके। स्टेप नंबर 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जून में, जुलाई में, अगस्त में जब भी वैकेंसीज आएंगी ना, तो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कैंडिडेट्स क्या करती हैं कि वो किसी नेट कैफे पे जाके उनको पैसे देती हैं और वहां से रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसीजर है।
आपने उसमें हॉबीज लिखनी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज लिखनी होती हैं, लैंग्वेज के रिलेटेड चीजें लिखनी होती हैं। सो अगर आप इस तरह के काम करोगे तो ऑब्वियसली आप फेल हो, आप फाइनल तक पहुंचोगे ही नहीं। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करनी है। मैं इस पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपने उसके मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन करनी हो। लिखनी अपनी चीजें होती हैं तो आप किसी से क्यों लिखो। सो जैसे मैं बोलूंगा आपने वैसे रजिस्टर्ड करना होगा जब रजिस्ट्रेशन आएगी। ठीक है जी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर आपकी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगी और आपका एक फी चालान निकलेगा जो आपने जमा करवाना होगा नेशनल बैंक में। सिंपल। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 की बेटा अगर हम बात करें तो फिर आपका होगा इनिशियल टेस्ट। इसको हम फुल्ली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इनिशियल टेस्ट बेटा जब आप जाते हो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे चेक किए जाते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको ई टेस्टिंग हॉल में लेके जाया जाता है और वहां पे आपका टेस्ट होता है जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, आपका एकेडमिक टेस्ट लिया जाता है और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। 3 टेस्ट आपके तकरीबन ये होते हैं और ये कंप्यूटर पे होते हैं, ये याद रखिएगा। सो आपको कंप्यूटर की बेसिक नाउ हाउ होनी चाहिए कि आप कैसे कंप्यूटर को यूज करेंगे। मैं इस पे प्रॉपर आपको जो पेड कोर्स वाले हैं उनको लेक्चर्स दूंगा, जो यूट्यूब वाले हैं उन पे एक वीडियो बना के लाजमी अपडेट करूंगा कि आप कैसे कंप्यूटर पे अपना टेस्ट दे सकते हो। और जो हमारे इनिशियल टेस्ट जो हम मॉक टेस्ट लेते हैं ना अपनी स्टूडेंट्स के, वो बिल्कुल उसका इंटरफेस वैसा होता है जैसा कि आर्मी में ऑफिशियली होता है, बिल्कुल वैसा सेम होता है। तो हम इंशाल्लाह इसकी आपको प्रेपरेशन ये फ्री 7 डेज में भी करवाएंगे, लेकिन पेड में तो ऑब्वियसली हो रही है। ओके। स्टेप 3 की बेटा अगर हम बात करें तो इनिशियल मेडिकल आपका होगा। इनिशियल मेडिकल में आपकी वही चीजें वेट, हाइट, आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस और बीएमआई, ये 4-5 चीजें आपकी चेक की जाएंगी। तो हाइट 5 फीट, वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई, आईसाइट 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, और कलर ब्लाइंडनेस आपका टेस्ट होगा। मैंने आपको जो कैलकुलेटर्स बोले थे, मैं देखता हूं अगर अभी ओपन हो गए हैं तो कैलकुलेटर्स आपको दिखा देता हूं। अभी नहीं ओपन हुए यहाँ पे, ये ऐड आ गया, ऐड देखना पड़ेगा इनको पहले। ओके। सो इस तरह से आप इनिशियल फिजिकल या मेडिकल टेस्ट देते हो। अच्छा, फिजिकल के बारे में बहुत सारी कैंडिडेट्स मुझसे आके पूछते हैं सर क्या हमारा फिजिकल टेस्ट भी होगा। बिल्कुल आपका कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। ना तो आपकी कोई रनिंग होगी, ना तो आपका कोई लाइक आपकी कोई बागम बाग कुछ नहीं होगा बेटा, ये याद रखें। ठीक है। स्टेप नंबर 4, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टेप नंबर 4 होता है बायोडेटा फॉर्म फिलिंग। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए चीजें लिखी होती हैं वहां पे वही चीजें होती हैं जिसमें आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाती है, फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है, एकेडमिक रिकॉर्ड, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और बहुत सारी और डिटेल्स। ये जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना बायोडेटा फॉर्म वैसे आपने फिल करना है। अक्सर कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए यहाँ पे कुछ और रजिस्ट्रेशन में करते हुए कुछ और लिख देती हैं और फिर उनका सामना होता है साइकाइट्रिस्ट से, और साइकाइट्रिस्ट जो है वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाता ही नहीं, सिंपली। सो आपको बायोडेटा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन में चीजें जो लिखनी है वो सेम चीजें लिखनी है और वही चीजें आपने फिर जाके इंटरव्यू में बतानी होती हैं। बायोडेटा फॉर्म फिलिंग मैंने स्टेप बना दिया है, हालांकि ये स्टेप नहीं है, लेकिन इसको मैंने स्टेप इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले ये कितना जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आपने इसमें बिल्कुल करेक्ट चीजें और सेम चीजें जैसा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपने लिखी होती हैं वही चीजें लिखनी होती हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास आती है जी स्टेप शॉर्ट लिस्ट कॉल्स फॉर इंटरव्यू। आप अगस्त सितंबर में अपना टेस्ट दे के फारिग हो जाते हो, फिर आप हमारे पास इंटरव्यू की तैयारी करते हो। जब तक आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो ना तब तक आपकी वहां पे एक शॉर्ट लिस्ट बन चुकी होती है जीएचक्यू में। फिर आपको जीएचक्यू से कॉल आती है फॉर द इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू इस दिन है, आप इस इंटरव्यू के दिन यहाँ पे पहुंचे। तो आपको जाके अपना इंटरव्यू देना होता है अपने स्टेशन में, सेंटर में, जहां पे वो आपको इंटरव्यू स्टेशन में बुलाएं। वो आपने खुद सिलेक्ट किया होता है इंटरव्यू स्टेशन।
अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी कैंडिडेट्स जिन्होंने इनिशियल टेस्ट पास किया होता उन सबको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। इंटरव्यू की कॉल उन कैंडिडेट्स को आती है जिन्होंने अपने इनिशियल में अच्छा परफॉर्म किया हो। दैट्स इट, बात यहां पे खत्म। इनिशियल में अब इंटेलिजेंस टेस्ट है बेटा। इंटेलिजेंस टेस्ट की बेस पे आपका OIR बनता है। अब मुझे पता है कि ये मैं चीज बताने लगा हूं तो ये कॉपी बड़ी होगी, लेकिन कोई मसला नहीं, कॉपी होने दो, आपको समझ आनी चाहिए। इस OIR की बेस पे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन इसकी बेस पे होती है। दूसरा आपका एकेडमिक टेस्ट है जो पास करना जरूरी होता है, इसका इसमें कोई अमल दखल ज्यादा नहीं होता। तीसरा आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है बेटा इनिशियल टेस्ट में। ये पर्सनैलिटी टेस्ट आपका डायरेक्ट इंपैक्ट करता है आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन पे, ये हम बाद में बात करेंगे। तो ये तीनों टेस्ट अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किए होंगे तो ही बेटा आपको इस ये कॉल आएगी, अदरवाइज आपको शॉर्टलिस्ट की कॉल आएगी ही नहीं। और आप मुझसे ये पूछेंगे सर मुल्तान की कॉल कब आनी है, रावलपिंडी की कॉल कब आनी है, लाहौर की कॉल कब आनी है, जबकि मैं बता चुका हूँ कि जिनको कॉल्स आनी है वो आ चुकी हैं। आप फिर भी मुझसे पूछ रहे होंगे क्यों? क्योंकि आपने इंटेलिजेंस लूज किया होगा, आपने 28 की 28 टाइप्स नहीं पढ़ी होंगी, आपने इसके टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़े ही नहीं होंगे, आपको नॉन वर्बल आता ही नहीं होगा। आप 60% नंबर लेके पास करोगे तो ऑब्वियसली आप सिर्फ पास होंगे, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ये मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। आपको ये बुरी लगे, आपका दिल टूटे, मैं तो चाहता हूं कि आपका ये बात सुन के दिल टूटे और आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जाके पढ़ो, ताकि आपका एक साल वेस्ट ना हो। नहीं तो आप अपना एक साल वेस्ट करोगे, 100% करो। ओके जी। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 इज अबाउट योर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज क्या होते हैं जी बेटा? इंटरव्यूज, शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब वहां पे आपको साइकोलॉजिस्ट, एक 3 4 5 ऑफिसर्स का पैनल बैठ के जज करेगा दैट क्या आप आर्मी के लिए सुटेबल हो या नहीं। याद रखें आपकी ISSB नहीं होती, बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ISSB या साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनमें जिनमें उन्होंने जाके स्टोरी राइटिंग करनी होती है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ओमनिबस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड बहुत सारे और टेस्ट देने होते हैं, जबकि आपका जस्ट एक ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और जस्ट आपका ये इंटरव्यू होता है। इन्हीं की बेस पे सिलेक्शन होती है। अब जब इंटरव्यू में आप जाते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तक कोई भी लड़की इंटरव्यू फेल करके नहीं आई, आप भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं आओगे। वहां पे आपका इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजन फॉर ज्वाइनिंग AFNS आपसे पूछी जाती है, नॉलेज अबाउट द पाकिस्तान आर्मी पूछा जाता है, नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड नॉलेज, कुछ क्वालिटीज, हॉबीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, हम अगर आपको सिलेक्ट नहीं करते आप क्या करोगे, आपको करोड़ रुपए दे दी जाए आप क्या करोगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और सिचुएशंस आपसे पूछी जाती हैं जिनके आपको पॉजिटिवली आंसर्स देने होते हैं एंड आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट किया जाता है। स्टेप 7 की अगर हम बेटा बात करें तो फिर स्टेप 7 में आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल इजेंट लाइक इनिशियल मेडिकल। फाइनल मेडिकल में आपके ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं, आपके यूरिन टेस्ट लिए जाते हैं, आपको अंदर से आपकी HB चेक की जाती है, आपको अंदर से फुल्ली चेक किए जाते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके नमकियात, आपके प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड टेस्ट फुल्ली, यूरिन टेस्ट, शुगर का टेस्ट, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट, आपकी पोस्चर, आपके एक्सरे, ताकि आपकी चेस्ट में कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है, आपकी लंग्स को चेक किया जाता है, आपकी किडनीज को चेक किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जो भी जरूरी हो वो करते हैं। और इस फाइनल मेडिकल में तकरीबन आपका 14 से 20 हजार खर्चा भी आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। सो फाइनल मेडिकल इजेंट लाइक द इनिशियल मेडिकल। ये आपका किस CMH में होता है, जो CMH वो बोलेंगे आपका उस CMH में टेस्ट होगा, फाइनल मेडिकल होगा। तो इसमें 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, अक्सर तो 10 दिन भी लग जाते हैं फाइनल मेडिकल में। सो आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए, ये स्टेप बड़ा हार्ड होता है।
और इसमें बहुत सारी कैंडिडेट्स रह जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट है जी। सारा कुछ करने के बाद तकरीबन 99.9% लड़कियों को फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। डिपेंड्स अपॉन कि उन्हें कितने स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। अक्सर जो सीट्स होती हैं वो 500 प्लस होती हैं, 600 से माइनस, और 500 प्लस सीट्स होती हैं अक्सर। पिछले साल जो सीट्स थी वो 400 कुछ थी, और बहुत कम लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं पिछले साल। बट मैक्सिममली जो सीट्स हैं वो 500 से 600। और जो भी कैंडिडेट्स तकरीबन इंटरव्यू और फाइनल मेडिकल क्लियर करता है उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद फिर आपको अपनी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपनी चीजें वगैरह जो है ना वो सारी की सारी वो अपने सामान वगैरह लेके उधर पहुंचना होता है, एंड देन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं फॉर द ज्वाइनिंग, फॉर द सिलेक्शन। कितने स्टेप्स हैं बेटा? देयर आर 9 स्टेप्स। अच्छा, अगला लेक्चर तो 10 मिनट के बाद होगा, बट आपको सिलेक्शन प्रोसीजर तक अगर किसी चीज में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हेयर फॉर यू। वन डे इंशाल्लाह आर्मी ऑफिसर, बात करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ती है। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो ये बोलना भी बंद कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बना चुका हूं। बट मुझे यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मैं आपको सिंपल एक चीज कह दूं, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप इस हार्ड स्टेप्स में से नहीं गुजर सकते, आई एम सॉरी टू से, आज ही व्हाट आई सेड, आज ही एएफएनएस से, आर्मी से अपने आप को बरात का ऐलान कर दो कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि ये स्टेप्स हार्ड स्टेप्स हैं। ये सुनने में बड़े इजी लगते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इधर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ऑफिसर बनेंगे। ऑफिसर कैसे बनोगे जब आप मेहनत नहीं करोगे? मेहनत शर्त अव्वल है। मेहनत के बाद अपना सब कुछ रब ताला पे छोड़ देना है। बट पहली चीज जो है वो मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आई एम सॉरी टू से, आप ऑफिसर नहीं बन सकते, बल्कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेहनत के बगैर तो इंसान अपना घर नहीं चला सकता। सो दीज आर 9 स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करना है। और एक एक स्टेप जो है ना ये हैवी है। एक एक जो स्टेप है ना वो मुश्किल है। एक एक स्टेप जो है ना ये हार्ड है। एक एक स्टेप जो है ये कठिन है। एक एक स्टेप जो है ये बड़ा मुश्किल है। कुछ के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इसको पॉसिबल बनाना है तो सिर्फ एक चीज, मेहनत। रात दिन एक कर दो, रात दिन एक कर दो। अगर मेहनत कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात लेकिन याद रखना, अगर मेहनत करोगे और ये 9 स्टेप्स में से एक दफा गुजर जाओगे ना, आई गारंटीड के पूरी जिंदगी याद रखोगे कि वाकई वो 9 स्टेप्स थे, वाकई वो 9 स्टेप्स थे। आपको अगर मेरी बात से डीमोटिवेशन मिल रही है तो छोड़ दो मुझे। बट मुझे वो चाहिए ही नहीं लोग जो बस ये कहें मुझे पास होना है, मैनू एक साल गुजारना है। तुसी घर वाले दे कमा तो किसक के इथे आके पढ़ रहे हो? पास होने के बारे में सोचना ही नहीं है बस। अगर सिलेक्ट होना है तो स्टेप नंबर 9 पे ध्यान रखो, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। फार्मूला है 3+6+9। 3 बार सुबह उठ के लिखना है ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। 6 दफा दोपहर में लिखना है ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। 9 दफा रात में लिखना है ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ताकि आपके जहन में रहे ज्वाइनिंग लेटर। हमें और कुछ नहीं चाहिए।
सानू इनिशियल मेडिकल नाल कोई गर्ज नहीं, फाइनल मेडिकल नाल कोई गर्ज नहीं, सानू गर्ज है ज्वाइनिंग लेटर नाल। वी वांट ज्वाइनिंग लेटर, बस। वी वांट ज्वाइनिंग लेटर्स। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। दैट्स इट। बात खत्म भाई। हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इंटेलिजेंस, एकेडमिक, मेडिकल, फिजिकल, जो कुछ भी आएगा हम करेंगे। तो ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यही बात चाहिए जो मैं करना चाह रहा हूं। आपको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, 10 मिनट के बाद दोबारा से क्लास। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज एएफएनएस टेस्ट पैटर्न। बहुत सारे कैंडिडेट्स को टेस्ट पैटर्न की समझ ही नहीं आती। जब तक बेटा आपको टेस्ट पैटर्न की समझ नहीं आएगी, आप तैयारी कैसे करें? मैं आपको सिंपल एक टेस्ट पैटर्न देने जा रहा हूं। इंटेलिजेंस टेस्ट वैसे तो इकट्ठा होता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 86 एमसीक्यूज होते हैं, जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने हैं। अब अगर इसको आप डिवाइड करो तो कम से कम आपको, आई थिंक सो के 86 एमसीक्यूज हैं, 20 सेकेंड्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के। कितने सेकंड्स? 20 सेकंड्स में आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का हर सवाल करना होता है। 30 मिनट होते हैं आपके पास, 86 एमसीक्यूज। और ये टेस्ट कंप्यूटर पे होता है, ये भी याद रखें। और आपको, आप यही याद रखें कि रफ अमल के लिए चीज भी कोई नहीं दी जाती, कोई रफ पेपर नहीं दिया जाता। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 64 एमसीक्यूज होते हैं, जो आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। और ये एमसीक्यूज जो हैं, ये तकरीबन आप देख लें, कम से कम आपको आई थिंक सो के 30 सेकेंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब इस इन टाइप्स में वर्बल नॉन वर्बल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा, जो क्वेश्चन 1 मिनट में भी सॉल्व नहीं होता। ये भी देखें, तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आते होंगे, तो ही आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व आउट कर सकें। उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट में 50 एमसीक्यूज आपके होते हैं, और आपको 30 मिनट्स ही दी जाती हैं, कभी कभी 25 मिनट्स। ठीक है। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट देन आपका होता है, जिसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं और आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। 200 एमसीक्यूज 30 मिनट में, सोचो। पर्सनैलिटी टेस्ट की मैं डिटेल आपको बता देता हूं। ये जो टोटल 200 एमसीक्यूज है ना, इनमें 150 एमसीक्यूज इंग्लिश में होते हैं और 50 एमसीक्यूज उर्दू में होते हैं। उर्दू पर्सनैलिटी के 50 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश पर्सनैलिटी के 150 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो 200 एमसीक्यूज बनते हैं। और ये सारे एमसीक्यूज आपको 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। उसके बाद एकेडमिक एमसीक्यूज में आपको एक नोट बताता चलूं। कुछ लोग कहते हैं जीके पोर्शन शामिल होता है, कुछ आपको करंट अफेयर भी करवा रहे होते हैं, कुछ आपको हिस्ट्री करवा रहे होते हैं। ये ऐसी चीजें कुछ नहीं होती बेटा आपके पेपर। आपका जो एकेडमिक पेपर होता है, ये 5 चीजों पे मुश्तमिल होता है मैक्सिममली। बायोलॉजी एमसीक्यूज, केमिस्ट्री एमसीक्यूज, फिजिक्स एमसीक्यूज, आ इंग्लिश गई यार। एमसीक्यूज एंड नर्सिंग एमसीक्यूज। ये नर्सिंग एमसीक्यूज बेसिक आपको आते हैं। अ, अब ये 5 पोर्शंस है ना, जो इनमें से किसी को बायोलॉजी ज्यादा आ जाता है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स, किसी को इंग्लिश, किसी को नर्सिंग पोर्शन ही सारे का सारा आ जाता है। अब अगर मैं सिंपल बताने जा रहा हूं, अगर तो आपको आए ना सारे का सारा इक्वली टेस्ट में, तो आप इजीली इसको पास क्लियर सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन अगर केमिस्ट्री ही अकेला आ जाए तो पास आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन अब हमारा एज ए ह्यूमन एक प्रॉब्लम है कि फर्ज करो अगर केमिस्ट्री ही सारी की सारी आ गई ना, तो अब हम जहन में आ गई सोचना यार। स्टार्ट कर देंगे कि सारे का सारा केमिस्ट्री ही आ रहा है। हम क्या जहन में सोचना स्टार्ट कर देंगे कि सारे का सारा केमिस्ट्री ही आ गया, अब मैं फेल हो जाऊंगी, और आप ऑब्वियसली फेल हो जाते। सारे का सारा फिजिक्स आ गया, न्यूमेरिकल्स आ गए, मैं फेल हो जाऊंगी, तो आप फेल हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है।
ऐसा ना हो कि आप नर्सिंग की तैयारी ना करो और नर्सिंग पेपर में आ जाए, खत्म। आप बायो की तैयारी करो ना करो, बायो आ जाए पेपर में, खत्म। केमिस्ट्री की तैयारी ना करो, केमिस्ट्री आ जाए सारी पेपर में, फेल। ये इश्यूज हैं आपके। एकेडमिक अक्सर फेल पता है क्यों होता है? एक तो ये होता है कॉम्प्लेक्स। हालांकि मैक्सिममली जो आपका एकेडमिक होता है ना, ये लाइनें उठाई होती हैं आपकी पेपर से। लाइंस उठाने का क्या मतलब होता है? जो लाइंस होती हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में, पंजाब की या फेडरल की, मैक्सिममली फ्रॉम द फेडरल, वहां से लाइंस ही पिक की होती हैं। नहीं तो कोई भी कैंडिडेट पेपर दे के आए और मुझे आके बताए कि सर पेपर बुक से नहीं था, ये हो ही नहीं सकता कि बुक से ना हो। पेपर आपका हमेशा आपकी किताब से होता है, लेकिन जरा थोड़ा सा घुमा के दिया। दैट इज वाई आपको हो सकता है दो चार पांच क्वेश्चन इधर उधर से भी हों, इज इट इज पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके सारे का सारा पेपर ही आप कहें कि आउट ऑफ कोर्स एंड आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा नहीं, सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कम से कम मैंने ऐसा अभी तक नहीं। सो आपको, आपका जो एकेडमिक है ये 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करना। अच्छा, मेरे आइडिया के मुताबिक इंग्लिश इस दफा सबसे ज्यादा आएगा, तो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान। पेपर पैटर्न दोबारा से देख लें। वर्बल टेस्ट 86 एमसीक्यूज 30 मिनट्स, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 64 एमसीक्यूज 30 मिनट्स, एकेडमिक टेस्ट 50 एमसीक्यूज 30 मिनट्स, पर्सनैलिटी टेस्ट 200 एमसीक्यूज 30 मिनट्स। और इनमें कोई भी वक्फा नहीं है, ब्रेक कोई नहीं है। एक ही सीट पे बैठे हुए, एक ही कंप्यूटर पे बैठे हुए आपका ये सारे के सारे टेस्ट होने। ओके, और एक ही दिन एक ही टाइम पे ये आपके टेस्ट होने हैं और आपको ये क्लियर करना पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आप बेटा एएफएनएस का इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, तो इंटेलिजेंस टेस्ट दो पोर्शंस पे मुश्तमिल होता है। पहला होता है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 86 एमसीक्यूज आते हैं, 30 मिनट्स में आपने इनको सॉल्व आउट करना होता है। और इसकी जो टाइप्स हैं, यहां पे मैंने तकरीबन 22 टाइप्स लिखी हैं, टोटल 28 के करीब टाइप्स हैं जो मैं अपने पेड ग्रुप में पढ़ाता हूं, पढ़ा चुका हूं, पढ़ाऊंगा। इसमें नंबर सीरीज है, इसमें लेटर सीरीज है, कोडिंग डी कोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, सेलोजिज्म, कॉमन सेंस, स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, टाइम, कैलेंडर, सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कटिंग परसेंटेज ग्रोथ, प्राइस, एनोलॉजी, completion of series, simple logic, word relation. These are 22 types, लेकिन टोटल 28 टाइप्स हैं जो मैं अपने पेड ग्रुप में पढ़ाता हूं। आपको फ्री में मैं 20 टाइप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ क्वेश्चंस के दूंगा, 20 टाइप्स के, वो आप लाजमी करना। अच्छा जी, अगर आप इसकी बेटा वैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो edusmartprep.com पे ना इसके क्विज भी अपडेट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, आप वो भी देखते जाएं। क्योंकि अभी हमारी न्यू वेबसाइट है ना, दैट इज वाई आहिस्ता आहिस्ता से काम हो रहा है जो भी हो रहा है। तो आप वहां से भी क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा पोर्शन आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में होगा वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। 64 एमसीक्यूज है, 30 मिनट्स, यानी कम से कम मैक्सिमम आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे क्वेश्चन हल करने के लिए। और सेम वही चीज बेटा, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपको ये OIR अपना अच्छा करना है, तो नॉन वर्बल अच्छा कर लो। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स का नॉन वर्बल इतना वीक होता है, वो वर्बल के साथ पास हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, इनका पास फेल इकट्ठा होता है। तो वो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस कम होते हैं गलत, वर्बल के नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कम गलत होते हैं। दैट इज वाई वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होते। अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो ये तकरीबन सारे 150 एमसीक्यूज हैं, इनमें से आपको 130 135 एमसीक्यूज ठीक करना पड़ेगा, ये याद रखें, इससे कम नहीं चलेगा। इसकी टोटल 9 टाइप्स हैं तकरीबन, यहाँ पे 7 लिखी हुई हैं। फिगर सीरीज, फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेड फिगर, एनोलॉजी ऑफ फिगर, ऑड ऑड फिगर आउट। सो ये दीज आर 7 फिगर्स
इसके अलावा भी बहुत सारी और टाइप्स हैं, बिग मिसिंग पैटर्न्स होते हैं, मैट्रिक्स एनोलॉजी होती है, सेक्शन एनोलॉजी होती है, कुछ कलर पैटर्न्स होते हैं, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है और इसकी भी प्रैक्टिस आप इस वेबसाइट से जाके कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको इस वेबसाइट पे मिल सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस एकेडमिक के भी, पीडीएफ नोट्स आपको इधर से बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलेंगे। सो आप इसको भी फॉलो करें। ओके। अब नेक्स्ट वो टॉपिक है जिस टॉपिक से आप डरते हो, जिस टॉपिक से हर एफएनएस के कैंडिडेट डरता है, वो है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के 50 एमसीक्यूज, 30 मिनट्स, ये चार मेन सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट नर्सिंग, यही सब्जेक्ट होते हैं। इसमें कोई जीके का पोर्शन नहीं होता, कोई हिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता, किसी किस्म का कोई पोर्शन इसमें मौजूद नहीं होता। अगर पोर्शन मौजूद होता है वो जनरल नॉलेज जीके का पोर्शन नहीं, सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, नर्सिंग। अगर आप मेरे से पूछो कि सर बायोलॉजी ज्यादा आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश क्या ज्यादा आता है, तो ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक इस दफा इंग्लिश पोर्शन आएगा मैक्सिमम, क्योंकि पहले इंग्लिश पोर्शन आते थे 2 से 3 एमसीक्यूज, फिर इंग्लिश पोर्शन के आने स्टार्ट हुए 4 से 5 एमसीक्यूज, पिछली दफा 10 एमसीक्यूज तक भी इंग्लिश के आ गए। मुझे लग रहा है कि इस दफा भी इंग्लिश के एमसीक्यूज 10 से 15 आपके पेपर में रिपीट होंगे। केमिस्ट्री इस दफा लो करेंगे, नहीं तो पहले केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आती। अब मुझे लग रहा है कि बैलेंस वो करेंगे क्योंकि पेपर बड़ा मुश्किल बना रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एकेडमिक का सिलेबस बताने जा रहा हूं फॉर एफएनएस, लेकिन मेरी बात याद रखें और इस बात को नोट कर लें, मैं सिलेबस बता रहा हूं या कोई और बता रहा है, ये सिलेबस झूठा है, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं। ये मैंने खुद एफएनएस एएमसी सिलेबस पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, मींस मैंने अपने एक्सपीरियंस का ये पीडीएफ अपडेट किया हुआ है और अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स निकाले। अब आपको अगर देख लो टॉपिक्स कितने हैं, ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है आपका बायोलॉजी का जो क्लियर हो जाएगा टेस्ट। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक सिलेबस फॉर एफएनएस, बायोलॉजी का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल सिलेबस। इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक्स: स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी ऑपरेटस, माइटोसिस के फेजेस, मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, मियोसिस के फेजेस, जेनेटिक वेरिएशन एंड सिग्निफिकेंस, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए क्या होता है, कोडॉन्स एंड जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन क्या है, स्केलेटल मसल्स में बोन्स आप पढ़ लेना, जॉइंट्स और उनके फंक्शन आप पढ़ लेना, मस्कुलर सिस्टम एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। 14वें नंबर पे है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड की कंपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। 15वें नंबर पे है डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू अनस, सारा कुछ आना चाहिए आपको। 16वें नंबर पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड गैस एक्सचेंज। 17वें नंबर पे है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज एंड यूरिट्रस। 18वें नंबर पे है नर्वस सिस्टम्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्स आर्क, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। मुझे पता है ये सब कुछ कॉपी होगा अब, लेकिन आप लोगों को तो पता है कॉपी कहाँ पे होना है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स, इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन, फोटोसेंसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन, प्लांट रेस्पिरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन क्या होती है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजुआ, एल्गी, इनकी टाइप्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ लेना। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स शामिल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स शामिल हैं। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसीज, कैटाबोलिज्म एंड एनोबोलिज्म, enzymes function, cellular respiration, very important one, glycolysis, Krebs cycle, etc क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज, इवेल्युएशन जिसमें डार्विन और लैमार्क की थ्योरीज शामिल हैं, नेचुरल सिलेक्शन, अडाप्टेशन, स्पेसिएशन, इवोल्यूशनरी एविडेंस जिसमें फोसिल्स हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऊपर पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स, को एंजाइम्स, पीएच, बफर्स, और इसके अलावा देख लेना इन चीजों को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, एड्रीनल्स क्या है, कौन से इसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन जो नीचे दिए गए हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रीनालिन, इंसुलिन, कब रिलीज होते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं। होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म, न्यूरॉन्स एंड साइनेप्सिस, ब्रेन पार्ट्स आपको आने चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, किडनी और नेफ्रॉन्स के बारे में, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के बारे में आपको चीजें आनी चाहिए। यूरिनरी सिस्टम जिसमें यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आपको आने चाहिए। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन डेप्थ, ब्लड कंपोनेंट्स जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें फ्लू है, टीबी है, मलेरिया है, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या मेडिसिन यूज की जाती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्यों होते हैं। 15वां है जी, 65वां है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। और 66 नंबर पे हमारे पास है जो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, पीसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, CRISPR, CS9, ये सारे 66 नंबर पे पेपर में आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एंड फोरेंसिक्स, ये बायोलॉजी का सिलेबस है जो मैंने खुद एक्सपेक्ट किया हुआ है। अगर ये 67 टॉपिक्स कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी। सर जी ये तो है ही बड़े ने, हूं असी ये किंज करिए, ਇਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता तुसी किंज करने, बट दीज आर द 67 टॉपिक्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट की। कोई दो नहीं, कोई चार नहीं, कोई पांच नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बात खत्म। नेक्स्ट डिस्कशन अब होगी अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस, जिससे लोग बड़ा डरते हैं। आपको इतना आसान सिलेबस बना के देने जा रहा हूं, टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, इन्हीं से पेपर आता है, इन्हीं से आएगा और आएगा और आएगा, इंशाल्लाह आएगा। ओके, सो अब हम बेटा डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं, तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो टॉपिक्स ये वाले रीड आउट करने चाहिए, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोहर मॉडल एटम का, क्वांटम थ्योरी क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। पोली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल, हुंड्स का रूल क्या है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, क्या क्या डिफरेंस है। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉन्डिंग का। उसके बाद मेटेलिक बॉन्डिंग है, लेटेस्ट एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ है, वेस्पर थ्योरी, बॉन्ड एंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर शेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट। उसके बाद है बेटा एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास कैलकुलेशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन, मोल टू मोल कंपोजिशन, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, law of conservation of mass, limiting reactants, theoretical yield, actual yield and percentage yield, mole ratios, stoichiometric calculations, very very important, Boyle law, Charles law, Avogadro law, combined gas law. Then
At number 47 is ideal gas equation. Real gas and ideal gases, Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, Lewis acid base theory, pH and pOH, very important. Strong and weak acid and bases, oxidation and reduction, oxidation states, very important. Balancing redox reactions, electrochemical cell, galvanic cell, electrode potential, redox titration, very, very important. IUPAC, naming of ionic compounds. Naming acid, coordination compounds, stock and classical nomenclature, very important. At number 65, salts and complexes, coordination number and ligands, very, very important. Functional groups of alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, amines, halides, ethers, nitriles, and organic acids. Very, very important. Structural isomerism, geometrical isomerisms, optical isomerisms, and cis-trans isomerisms. इसको छोड़ दो, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म छोड़ दो. उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. SN1 and SN2 reactions, addition to alkenes and alkynes, substitution in aromatic compounds, addition in polymerization, then very, very important, condensation and polymerization, monomers and polymers, uses of polymers, biodegradable polymers, polymerization in industry, benzene, electrophilic substitution reaction, nitration of benzene, very, very important, Friedel-Crafts alkylation. क्या क्या बताऊं, बोलो क्या क्या बताऊं, इतने टॉपिक आज तक किसी ने बताए? एरोमेसिटी, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशंस, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट. कोलिगन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. 101 पे है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अक्सर पेपर में यही आते हैं. 102 पे है जी इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 103 पे है. देयर आर 103 टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री. जो पर्सन कर लेगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर कर ले, इंशाल्लाह क्लियर कर ले. नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं जी फिजिक्स का सिलेबस. फिजिक्स का जो सिलेबस होता है ये अक्सर 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 न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड कम होता है. कॉन्सेप्ट इसमें कम होते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं. फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, डायमेंशंस, यूनिट्स. सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स आर लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वर्क एनर्जी पावर, वेरी इंपॉर्टेंट. काइनेमेटिक्स जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स एंड मोशन है, मोमेंटम एंड इंपल्स है, फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है. कैलकुलेटर बिल्कुल अलो नहीं होता. इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फ्री फॉल वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वर्क डन बाय अ फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 19 नंबर पे है जी एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन फोर्सेस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट. वेट, केपलर्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. सैटेलाइट एंड ऑर्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हीट ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट. कार्नोट इंजन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, लेटेंट हीट 35 नंबर पे है, इसको भी देख लीजिएगा. 36 नंबर पे है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, वेरी इंपॉर्टेंट. वेव फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट. साउंड वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. वेव इंटरफेरेंस, रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड मिरर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बेटा पहले मुझे सुन लो या अपनी बातें कर लो. ब्लैक शिप्स, स्नेल्स का लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. लेंस ऑफ फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, गासेस लॉ, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, डाई इलेक्ट्रिक्स,
Energy stored in a capacitor, Ohm law, resistance and conductance, series or parallel circuits, very important. Kirchhoff law, electrical power, Joule law of heating, electrical energy consumption, magnetic field, magnetic force on moving charges, Ampere's law, magnetic field due to current, earth magnetic field, electromagnetic induction, Faraday's law, electromagnetic waves, speed of light, electromagnetic spectrum, application of radio waves, microwaves and x-rays, photoelectric effect, very important. Einstein's theory of relativity, atomic models, radioactivity, very important. Nuclear reactions, very important. Nuclear fission and fusion, very important. Fluid statistics, Buoyancy force, very important. Archimedes का principle, very important. Bernoulli principle, very important. Surface tension, viscosity, flow rate, continuity equation, torque, moment of inertia, rotational kinetic energy, angular momentum, rotational motion equations, rolling motion, and angular velocity and angular acceleration. These are very important topics. There are 94 topics for physics. जिसने ये 94 टॉपिक्स फिजिक्स के कर लिए उसका इंशाल्लाह फिजिक्स क्लियर. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश सिलेबस. इंग्लिश एज सच पहले तो इसमें कुछ चीजें नहीं आती थी, बट अब ये सब कुछ आता है जी. पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ. प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ये डिफरेंस. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल्स का यूज, टेंसेस का यूज, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट के सारे टेंसेस आपको आने चाहिए, पास्ट के सारे टेंसेस, फ्यूचर के सारे टेंसेस. सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, और कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ वर्ड्स होता है. कुछ कॉमन सिनोनिम और एंटोनियम्स ये तो पढ़ लिए. इंग्लिश के कुछ इडियम्स के मीनिंग्स आपने बताने होते हैं. फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं कुछ. उसके बाद नाउन, प्रोनाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अक्सर पूछे जाते हैं. एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स पूछे जाते हैं. पर्सनल, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पूछे जाते हैं. और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 26 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के हैं, जिनमें से अक्सर पेपर पूछा जाता है. अगर इनमें से पेपर ना आए तो मुझे पूछना आप. खत्म हो गया लेक्चर. आपके पास टोटल 6 मिनट हैं. अगर आप कुछ पूछना चाहो यू मे कैन आस्क. आपके पास टोटल 6 मिनट है. माइक आप ओपन कर सकते हो. सर बायो का सिलेबस बता रही हूँ. बेटा बायो का सिलेबस स्टार्ट ही बायो से किया था, अब लेक्चर में देख लेना. सर मैट्रिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, नहीं आते हैं? एफएससी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं या एओ लेवल बेस्ड आते हैं? सर सिनोनिम्स और एंटोनियम्स कहाँ से करें? अगर तो आप मेरे पेड कोर्स में हो तो आपको जो मैं प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह वही आ जाए. सर क्या हम कंप्लीट कोर्स वालों को ये टॉपिक एमसीक्यूज मिलेंगे? स्लीमा बेबी, पेड कोर्स वालों को तो हर चीज मिलेगी, उन्हें ये पूछने की जरूरत ही नहीं है जी. इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन पंजाब बुक से करें या फेडरल से? फेडरल से करें तो अच्छी है. सर इंटेलिजेंस टेस्ट की ट्रिक्स आप बताएंगे? जी कुछ मैं बताऊंगा. अगर आप पेड कोर्स में हो फिर तो आप सीख भी चुके होंगे बहुत कुछ, लेकिन अगर आप फ्री कोर्स में हो तो यहाँ पे भी बताऊंगा. सर सारा सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आपके सामने ही था, स्क्रीनशॉट ले लेते. ऐसे पूछने की क्या जरूरत थी? सर क्या आप कोई कोर्स में पर्सनैलिटी टेस्ट भी करवा देंगे? बेटा कोई कोर्स में पर्सनैलिटी की 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं या 2 हुई हैं. कुछ क्लासेस हो चुकी हैं पर्सनैलिटी की. 1-2 क्लास के बाद तो पर्सनैलिटी क्लियर हो जाएगा. सर मेरा पंजाब बोर्ड है, फेडरल कैसे करें? कोई कहीं से भी बुक ले ले. सर हाफ में क्लास ली है आज की, बाकी यूट्यूब पे देख लेना, टिकटॉक पे देख लेना, या वेबसाइट पे देख लेना. बेटा किसी भी बुक से पढ़ो, बट इन टॉपिक्स को पढ़ो जरूर. ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, करने टेक्स्ट बुक से हैं, एआई से नहीं करने.
मत जाके चैट जीपीटी ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ जो कुछ है। नहीं कुछ भी लभदा, चैट जीपीटी नहीं देता। उसको भी अच्छे से कमांड देना पड़ती है पहले, फिर ही वो काम करता है। जी बिल्कुल अवेलेबल होंगे बेटा यूट्यूब पे भी। अगर किसी का कोई वैलिड क्वेश्चन है यू मे कैन आस्क। एकेडमी मुश्किल था, वर्बल इंटेलिजेंस आपका ही था, सब कुछ मेरा ही होगा इस बार भी। सर ये सारे टॉपिक्स तो फिर पंजाब बुक में भी हैं, अगर हैं तो करें। मैंने कहा फेडरल से पढ़ोगे तो अच्छा है, अगर फेडरल नहीं है तो जोन सी मर्जी बुक पढ़ो। डोगर की बुक करनी है, यदि एक शॉर्ट वीडियो भी पाना बंद दी है। अच्छा एक बेटी पूछ रही है सर डोगर की बुक पढ़नी है, बिल्कुल डोगर की बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि वहां से कुछ नहीं आता। एवं तुसी पैसे भी खर्च करने ने तो डोगर की किताब से कुछ नहीं आता, ना जरूरत है वो पढ़ने। सर अगर जून में कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करें तो जुलाई का लास्ट तक सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस मैंने पढ़ाना, आपने कवर करना, रात दिन एक कर दो। सर क्या आप दोबारा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं करवाएंगे? ये हमारी चीजें रिवीजन होती रहती है, चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता एक चीज पढ़ ली तो वो छोड़, हमारी रिवीजन से चलती रहती। सेंटर सर चेंज करके कराची में करो तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कराची में नंबर ऑफ सीट्स भी कम होती हैं लेकिन मेरिट भी कम होता है। सर हम अभी पेड कोर्स में ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। ये जब आपका एफएनएस 7 डेज का कोर्स खत्म होगा, 6 तारीख से हमारा बैच 3 स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट कोर्स के लिए, और बैच 2 स्टार्ट हो रहा है क्विक कोर्स के लिए। बेटा ये मुझे नहीं पता, ये आपका अपना इशू है, आप बोर्ड से जाके कांटेक्ट करें, या आप कहीं से भी। ए जे के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा सेंटर बेस्ट है? आजाद कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए रावलपिंडी सेंटर बेस्ट है। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं, देन लाहौर और मुल्तान में, देन कराची में, देन पेशावर में, उसके बाद हैदराबाद कोयटा इससे कम होती। कौन सी ये क्लासेस? फ्री वाली क्लासेस तो आज ही स्टार्ट हुई हैं, आज पहला डे है। डे 1 की क्लासेस आज हमने पढ़ी है बेटा। पेड क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हैं, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कम। ऑब्वियसली अगर सीट्स ज्यादा हैं तो लड़कियां भी ज्यादा, लड़कियां ज्यादा हैं तो मेरिट भी हाई। मुजफ्फराबाद करना चाहो तो मुजफ्फराबाद कर लो, नो इशू। सिंध के स्टूडेंट्स के लिए कराची अच्छा है, देन हैदराबाद। सर सिलेक्शन के लिए इनिशियल टेस्ट में कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए? 90%। सिंध के स्टूडेंट्स हैदराबाद या कराची कहाँ में सेंटर? सर मैंने बोला है कराची बेस्ट है, लाहौर भी बेस्ट है। जो लाहौर में करना चाहते हैं वो बेस लाहौर में करें। डीआई खान सेंटर ठीक है, कर लो, आपके पास है, लेकिन उससे अच्छा है आप पेशावर में करो, और पेशावर से अच्छा है आप रावलपिंडी में करो। देखो मेन स्टेशन जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची, ये वो मेन स्टेशंस हैं जो ज्यादा अच्छा है इनमें अप्लाई करना। इनमें अप्लाई करना, इनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि